अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। बम्बई अंडरवर्ल्ड के किस्सों की इस सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अबू सलेम की कहानी। बम्बई अंडरवर्ल्ड में अबू सलेम एकलौता ऐसा डॉन था जो महाराष्ट्र से नहीं था। आप मुंबई अंडरवर्ल्ड की हमारी पूरी कहानी सीरीज को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह से ये सभी लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे इस चैनल पर मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं अब असली कहानी पर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। अबू सलेम कहने को तो यह बम्बई अंडरवर्ल्ड का एक डॉन है, लेकिन इसके साथ विडंबना यह है कि लोग इसे डॉन मानते ही नहीं है। इसमें वो लोग हैं जो बम्बई में भाईगिरी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि बम्बई अंडरवर्ल्ड में अबू सलेम को वो इज्जत कभी नहीं मिली जो दूसरे डॉन को मिली। इसकी क्या वजह है, इस बात की चर्चा तो हम आगे करेंगे ही, लेकिन इससे पहले चलते हैं अबू सलेम के बैकग्राउंड पर ताकि आपको पूरी कहानी आसानी से समझ में आ सके। अबू सलेम का जन्म हुआ था साल 1962 में थाना सरायमीर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। उनके पिता अब्दुल कयूम अंसारी पेशे से एक वकील थे। अब्दुल कयूम अंसारी सरायमीर के आसपास ही नज़दीकी कोर्ट में मुकदमों के लिए जाया करते थे। एक बार वो अपनी राजदूत मोटरसाइकिल में जाते वक्त एक दुर्घटना का शिकार हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अबू सलेम को उनके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया। अब्दुल कयूम अंसारी के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। अबू सलेम दूसरे नंबर का संतान है। उनकी मौत के बाद परिवार को बेहद गरीबी के दिन देखने पड़े। ऐसे में अबू सलेम की मां ने छोटा मोटा काम किया और परिवार को चलाया। सराय मीर से ही इंटर की परीक्षा पास करके अबू सलेम दिल्ली चला गया कुछ काम करने और रुपए कमाने के लिए, जहां उन्होंने कुछ वक्त तक बाइक रिपेयरिंग का काम सीखा। दिल्ली में गैरेज में काम करते हुए उसे मन तो लग रहा था, लेकिन भरपूर रुपए पैसे नहीं मिल रहे थे। इस बात से वो कुछ ज़्यादा ही नाखुश था। इसी बीच साल 1984 में अपने एक दोस्त के साथ वो बम्बई आ गया। मुंबई जाने के बाद अबू सलेम जोगेश्वरी में एक रिश्तेदार के यहाँ रहने लगा। बम्बई आने के शुरुआती दौर में वो टैक्सी भी चलाता था और अपना पेट पाल रहा था। साल 1986 में अबू सलेम ने अंधेरी के एक शॉपिंग सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान खोली। साथ ही वहाँ स्टॉल पर बैठकर अबू सलेम फैशन का सामान जैसे बेल्ट और इस तरह की कई अन्य चीज़ें बेचता था। 1980 से 1990 में बम्बई का माहौल ऐसा था कि हर कोई भाई बनना चाहता था। कई नवयुवकों के लिए दाऊद इब्राहिम रोल मॉडल बन चुका था और वो उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। उस मॉल में भी उसी तरह के लोग आते थे जो अपनी भाईगिरी दिखाते थे और लोग उनसे डरते भी थे। वहीं स्टॉल पर बैठा अबू सलेम इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देख रहा था और उनसे काफ़ी इम्प्रेस भी हो चुका था। 22-23 की उम्र के अबू सलेम की आंखों में भी सपने पलने लगे थे कि वो भी भाईगिरी करेगा और लोग भी उनसे डरेगा। 80 के आखिरी दशक में अगर कोई खुलेआम जाकर कहे कि वो दाऊद का आदमी है तो उसे बुरी बात नहीं समझा जाता था। लोगों में इस नाम का खौफ बना हुआ था। दिन के समय में अबू सलेम स्टॉल पर बैठते और फिर रात को इन्हीं लोगों के साथ घूमते फिरते थे। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह से वो गैंग में शामिल हो जाए और लोग उनसे भी डरें। यही काम करते करते अबू सलेम दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के सोने की स्मगलिंग का काम भी करना शुरू कर दिया। अनीस इब्राहिम डिलीवरी के लिए कभी कभी अबू सलेम को उनके कुछ लड़कों के साथ बुला लेता था। इस तरह सोने की स्मगलिंग के बारे में अबू सलेम काफ़ी कुछ समझ चुका था। अब अबू सलेम अनीस इब्राहिम का सबसे खास आदमी बन चुका था। कहीं से कुछ सामान मंगवाना होता था या कहीं पर कुछ सामान भेजना होता था तो उसके लिए अनीस इब्राहिम अबू सलेम को ही बोलता था। इसी सामान को सफाई से लाने और ले जाने में वो इतना मास्टर आदमी बन गया था कि गैंग में लोग उसे अबू सामान के नाम से भी बुलाने लगा था। अब अबू सलेम का नाम बड़ा हो रहा था, लोग जानने लगे थे। इसी बीच अबू सलेम को मुंबई में रहते हुए फिल्मी कीड़ा भी काट चुका था। उसने खुद का पैसा लगाया और निर्मोही नाम के एक फ़िल्म को भी बनाने की योजना बनी। इस फिल्म के कुल 11 गाने रिकॉर्ड भी कर लिए गए थे, लेकिन शूटिंग को अबू सलेम ने बीच में ही छोड़ दिया। इसी दौरान साल 1991 में उन्हें समीरा जुमानी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने भागकर शादी कर ली। शादी के वक्त समीरा नाबालिग थी, इसीलिए उसके घर वालों ने अबू सलेम पर केस कर दिया, लेकिन समीरा ने अबू सलेम का साथ दिया और इस केस से अबू सलेम को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद से अबू सलेम और समीरा दोनों साथ में रहने लगे। साल 1991 में दाऊद के विरोधी अरुण गवली ने दाऊद के रिश्तेदार की हत्या कर दी थी। उसी के अंतिम संस्कार में अबू सलेम और दाऊद की पहली मुलाकात हुई और दाऊद ने सलेम को फिल्म नगरी संभालने का जिम्मेदारी दे दिया।
सलेम फिल्मों में काम करने वाले हीरो हीरोइनों को धमकी देकर उनसे धन उगाही का काम कर रहा था, लेकिन उसकी पहुंच बड़े स्टार तक नहीं थी। लगे हाथ अबू सलेम का ध्यान बिल्डर लॉबी पर भी चला गया, जो उस वक्त छोटा राजन के जिम्मे था। अबू सलेम भी बिल्डर लॉबी तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि पैसा, ताकत, नाम और रुतबा वहीं था। खैर, उस वक्त वो खामोश रहा, लेकिन उसका दिमाग काम करता रहा। साल 1993 का शुरुआती महीना, बम्बई पर काले बादल का साया मंडरा रहा था। इसी बीच फिल्म अभिनेता संजय दत्त अनीस इब्राहिम को फ़ोन करता है कि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है और उन्हें अपनी रक्षा के लिए कुछ गन्स चाहिए। अनीस इब्राहिम ने अबू सलेम को फ़ोन करके कहा, जा संजू को मशीन दे आ। पहले तो अबू सलेम ने अनीस इब्राहिम से पूछा कि कौन संजू। इस पर अनीस भी चौंक गया और पूछा, अरे तो संजय दत्त को नहीं जानता है? अबू सलेम का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिल्मों के इतने क्रेजी आदमी को पहली बार किसी बड़े फिल्म स्टार से मिलने का मौका मिल रहा था। अबू सलेम इसे किसी भी कीमत पर अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता था। अबू सलेम ने अनीस इब्राहिम से मिले कुछ AK-56 गन्स को फटाफट गाड़ी में रखा और संजय दत्त के घर के लिए विदा हो गया। संजय दत्त से मिलने के बाद अबू सलेम ने उनसे 3 बार गले मिला। जिंदगी में पहली बार अबू सलेम की मुलाकात किसी बड़े फिल्म स्टार से हो रही थी। हालांकि संजय दत्त ने एक ही बंदूक अपने पास रखा और बाकी यह कह के वापस करवा दिया कि मुझे बस एक ही चाहिए। बाकी बंदूक लेकर अबू सलेम वापस अनीस इब्राहिम को दे दिया। फिर आता है मार्च का महीना। बम्बई सबसे बड़े आतंकी हमले का गवाह बनता है और इस घटना का जिम्मेदार होता है बम्बई अंडरवर्ल्ड। इस घटना के बाद से बम्बई अंडरवर्ल्ड बिखर जाता है। सभी बड़े नाम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जहां दाऊद के खास लोग दुबई भाग जाते हैं, वहीं अबू सलेम जाता है अमेरिका और यूरोप, और फिर वहीं से वो अपना गैंग ऑपरेट कर रहा होता है। कहा जाता है कि अमेरिका से अबू सलेम मुंबई में बिल्डर से पैसे देने के लिए धमकाता था। अपनी धमकी में वो कई बार दाऊद इब्राहिम का नाम भी लेता था, लेकिन मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स तो पहले से ही दाऊद के टच में था। इसीलिए अबू सलेम पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि वो दाऊद इब्राहिम के नाम पर लोगों से रुपये ऐंठ रहा है, क्योंकि अबू सलेम के नाम पर कोई उसे पैसे नहीं देने वाला। अंडरवर्ल्ड के हिसाब से यह बात बहुत ही बदनामी वाली थी। अबू सलेम नहीं सुधरा। वो लगातार अमेरिका से मुंबई में रह रहे बिल्डर्स को फ़ोन घुमाता रहा और पैसों की डिमांड करता रहा। इस बार से वो खुद को कैप्टन बोलने लगा। अबू सलेम खुद ही बिल्डर्स को फ़ोन करता था और कहता था कि कैप्टन ने पैसा भिजवाने को कहा है। अबू सलेम खुद को भारी बना रहा था। वो दूसरों के नाम से इसलिए फ़ोन करता था ताकि सामने वाले को लगे कि उसका गैंग बहुत बड़ा है। फिर भी बिल्डर्स अबू सलेम को पैसा देना शुरू नहीं किया था। इसी बीच साल 1995 में अबू सलेम एक नामी बिल्डर प्रदीप जैन की गोली मारकर हत्या करवा देता है। इसके फ्यूनरल पर जब लोग जुटे होते हैं, वहीं पर एक आदमी प्रदीप जैन के छोटे भाई से कान में कहता है कि अगर आज ये कैप्टन की बात मान चुका होता तो ऐसा कभी नहीं होता। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। इस केस की जाँच होती है, जिसका सुराग आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि शूटर मुंबई का था ही नहीं। क्योंकि अबू सलेम का मुंबई में खुद का कोई गैंग था ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि मुंबई में अबू सलेम को कोई भाई मानता ही नहीं था। तो ये सारे शूटर आए कहाँ से थे? ये सारे शूटर आए थे सराय मीर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से। अबू सलेम ने एक फंडा अपनाया था। वो इस तरह के किसी भी काम के लिए कभी भी मुंबई से शूटर हायर नहीं किया। इसके लिए शूटर हमेशा आजमगढ़ से ही आता था। नई उम्र के लड़कों को पैसों की लालच दी जाती थी, ठीक ठाक पैसे दे दिए जाते थे और फिर ऊपर से मुंबई घूमने का सपना। नई उम्र के लड़कों के लिए यह किसी सपने के पूरा होने जैसा था। अबू सलेम के इन्हीं शूटरों ने मुंबई में एक और बड़ा कांड किया था, गुलशन कुमार की हत्या। साल 1997 में गुलशन कुमार को जुहू के एक मंदिर के सामने गोली मार दी गई थी। दरअसल शूटर के पास से जो तमंचा बरामद हुआ था, उस पर मेड इन बम्हौर लिखा था। पहले तो जांच एजेंसियों ने बम्हौर देश का नाम ढूंढना शुरू किया, लेकिन पता तो तब चलेगा ना जब ऐसा कोई देश होगा। पता नहीं चलने पर शूटरों से पूछताछ पर पता चला कि बम्हौर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है, जहां अवैध पिस्टल बनाने की फैक्ट्री है। वहां से अपराधी हथियार खरीदकर आसपास के घटना को अंजाम देते हैं। अबू सलेम के गांव के लोगों को अबू सलेम का लाइफस्टाइल बहुत ही फैंटेसाइज करता था। वो वहाँ के लड़कों का रोल मॉडल बन चुका था और सभी उसी के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। और फिर ऐसा हुआ भी। सलेम के नक्शे कदम पर चलते हुए समुदाय के कई लड़कों ने न केवल अपराध की दुनिया में एंट्री लिया, बल्कि देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल हो गया। यह सभी युवक पैसों के लिए गलत कामों को अंजाम दे रहा था। साल 2007 में दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में सरायमीर थाना क्षेत्र के संजरपुर गांव निवासी कुछ संदिग्ध मारे जाने और कई के फरार हो जाने के बाद यह खुलासा हुआ कि सलेम का
सरायमीर क्षेत्र कितना हाईटेक हो चुका है और वहाँ के युवक अब इन कामों में भी संलिप्त रहता है। अबू सलेम इस वक्त तक अमेरिका में ही रह रहा था। वो वहाँ पर कई तरह का बिजनेस कर रहा था। उसी में से एक था स्टेज शो प्रोग्राम का आयोजन करवाना। इसी चक्कर में वो कई बॉलीवुड कलाकारों के साथ संपर्क में रहता था। इन्हीं सब आयोजनों के दौरान अबू सलेम की मुलाकात मोनिका बेदी से हुई और फिर दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। आगे चलकर दोनों ने शादी भी कर ली। हालांकि मोनिका और अबू ने सार्वजनिक रूप से कभी भी इन रिश्तों को नहीं स्वीकारा। मोनिका ने कई बार इंटरव्यू में बाद में स्वीकार किया कि वह सलेम से बेपनाह मोहब्बत करती थी। अचानक दोनों के रिश्तों में तल्खी आ गई, यहाँ तक कि अबू सलेम ने मोनिका को कानूनी नोटिस तक भेजा था। नोटिस में अबू सलेम ने यह कहा था, या तो मुझे पति कहो या तलाक दे दो। दाऊद इब्राहिम से खटपट होने के बाद अबू सलेम अमेरिका और यूरोप में घूमता रहा। उस दौरान दाऊद को शक हुआ कि सलीम ने छोटा राजन से हाथ मिला लिया है। सितंबर 2000 की बात है जब दाऊद ने बैंकॉक में रह रहे छोटा राजन पर हमला किया था, लेकिन वो उसे मारने में नाकाम रहा था, जिसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में यानी कि छोटा राजन की वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। इसके बाद दाऊद ने सलेम पर भी अपनी निगाहें जमा ली। दुबई में बैठे दाऊद ने यूरोप में घूम रहे सलेम की हर छोटी एक्टिविटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक साल के बाद अमेरिका में 9/11 हो गया। उस वक्त अबू सलेम अमेरिका में ही था, लेकिन वो जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था। वो निकलने में कामयाब भी हो गया और यूरोप में अपना ठिकाना ढूंढता रहा। हालांकि अबू सलेम की पहली पत्नी समीरा जुमानी अमेरिका में ही रही और बिजनेस देखती रही। अमेरिका में उनका एक पेट्रोल पंप है, एक छोटा सा थिएटर है और कुछ संपत्ति है जिसकी देखभाल समीरा के जिम्मे है। यूरोप में अब अबू सलेम को एक ऐसा ठिकाना चाहिए था जहां भारतीय लोग बहुत कम हो या फिर ना के बराबर हो। ऐसे में उसे पुर्तगाल का लिस्बन शहर सबसे सटीक लगा और वो वहां पर रहने लगा। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह सकी। हर गैंगस्टर की तरह अबू सलेम भी समय समय पर अपने मोबाइल नंबर बदलता तो रहता था, लेकिन जब इंडियन एजेंसीज़ को सलेम के नए नंबर हाथ लग गए तो आखिरकार 20 सितंबर 2002 को अबू सलेम को उसकी प्रेमिका मोनिका बेदी के साथ इंटरपोल ने लिस्बन में गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी सैटेलाइट फ़ोन से मिली लोकेशन के जरिए हुई थी। बताया जाता है कि इंडियन एजेंसी को अबू सलेम के नए नंबर दाऊद के नेटवर्क से प्राप्त हुए थे। इस बात में कितना सच है और कितना झूठ यह कोई नहीं जानता। उसके बाद साल 2004 में भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया। भारत में अबू सलेम पर हत्या, रंगदारी, फिरौती, किडनैप, फर्जी पासपोर्ट और देश विरोधी घटनाओं के कुल 60 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हैं। लेकिन पुर्तगाल से भारत लाते समय पुर्तगाल को 8 महत्वपूर्ण केसों का हवाला दिया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 8 केसों में गुलशन कुमार हत्याकांड वाले केस को शामिल नहीं किया गया था। वजह यह थी कि संगीतकार नदीम के खिलाफ इसी केस को भारत ब्रिटिश कोर्ट में हार चुका था। इसीलिए इंडियन एजेंसीज इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अबू सलेम को 1993 के बम्बई विस्फोट सहित कई मामलों में दोषी ठहराया गया और उसे सज़ा भी मिली है। अबू सलेम के सज़ा में भी एक पेंच है। पुर्तगाल से वापस भारत लाते समय वहाँ की सरकार से एक डील हुई थी कि इसे मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती है, इसे आप मैक्सिमम 25 साल तक जेल में रख सकते हैं। इस हिसाब से अबू सलेम साल 2030 में जेल से रिहा हो जाएगा। अबू सलेम का कैदी जीवन भी काफ़ी चर्चा में रहता है, कई बार KFC का बर्गर खाने की वजह से तो कई बार कुछ और वजहों से। अबू सलेम फ़िलहाल जेल में है। अबू सलेम पर जेल में 2 बार हमला भी हो चुका है। पहला हमला साल 2010 में मुंबई के आर्थर रोड जेल में हुआ था, जिसके बाद उसे नवी मुंबई के तलोजा जेल में भेज दिया गया था। जून 2013 को नवी मुंबई के तलोजा जेल में भी गोली चली थी। जेल में बंद देवेंद्र बाबूराव जगताप ने अबू सलेम पर हमला किया था, लेकिन वो बच गया और फिलहाल वो जेल में ही अपनी सज़ा काट रहा है। उसकी सज़ा को 15 साल पूरे हो चुके हैं और 10 सालों के बाद यानी कि साल 2030 में उसकी रिहाई हो जाएगी। तो यह थी कहानी अबू सलेम की। क्राइम का रास्ता लोगों को कितना ही फैंटेसाइज करे, लेकिन उसका अंत जेल की 4 दीवारी के अंदर ही होता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड के किस्से हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं और ये एक के बाद एक ज़्यादा ही दिलचस्प होती जा रही है। इसी सीरीज की अगले कहानी के लिए कृपया आप हमारे साथ बने रहें। कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भी देश में अनलॉक हो रहा है और बाज़ारें खुल रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन जरूर करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।